हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं सप्लाई के एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लॉ ऑफ सप्लाई विद assumption, उसका शेड्यूल और डायग्राम, ये सब हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेप्शंस मतलब क्या होता है और वो लॉ ऑफ सप्लाई को कैसे अप्लाई होते हैं, मतलब इनका मतलब क्या होता है। पहले लॉ को थोड़ा रिमाइंड करते हैं कि समझते हैं कि लॉ क्या है। लॉ क्या कहता है, किसने लिखा है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा है लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये किसका बिहेवियर है? प्रोड्यूसर बिहेवियर है। जब भी प्रोड्यूसर मार्केट में कमोडिटी सेल करेगा या सप्लाई करेगा तो पहले ये दो चीज ऑब्जर्व करता है। ये दो चीजों से ही वो आगे बढ़ता है, अपनी अगली प्रोसेस में जाता है। क्या करता है? प्राइस राइजेस, सप्लाई आल्सो राइजेस। कोई भी सेलर या कोई भी सप्लायर क्या चाहता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। और वो प्राइस बढ़ने के बाद सप्लाई ज्यादा करेगा, यानी वो चाहेगा कि मेरी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी महंगे प्राइस पे बेची जाए, सेल की जाए। यानी प्राइस राइजेस, सप्लाई आल्सो राइजेस। प्राइस फॉल, सप्लाई आल्सो फॉल। यानी कोई भी प्रोड्यूसर सोचेगा यार प्राइसेस बहुत कम आ रही है, नीचे जा रही है, तो सप्लाई करना बंद कर दो, उसे वो स्टॉप कर देता है। यानी प्रोड्यूसर बिहेवियर हमें समझ में आ गया। जब प्राइस ज्यादा है तो ज्यादा सप्लाई करता है, प्राइसेस कम है तो सप्लाई कम कर देता है। यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई को मेंटेन करता है। कौन सी रिलेशनशिप बताया गया है? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। जब भी प्राइसेस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगा, और जब भी प्राइसेस कम होगी सप्लाई कम हो जाएगा। यही उन्होंने लॉ में भी बताया था। तो लॉ एक बार थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, जो कि हम कल लास्ट लेक्चर में देखा था कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट यानी कुछ assumption, ऐसी कंडीशन जिसमें ये लॉ एप्लीकेबल होगा। सो अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लार्जर द क्वांटिटी सप्लाइड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर द क्वांटिटी सप्लाइड। यानी आप यहां पे भी देखेंगे हायर द प्राइस, लार्जर द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस, स्मॉलर द क्वांटिटी सप्लाइड। यानी हायर, लार्जर ज्यादा ज्यादा, लोअर द प्राइस यानी प्राइस कम तो सप्लाई भी कम। तो इसको कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि जब किसी गुड्स की या किसी सर्विस की प्राइस बढ़ जाती है तो उसका सप्लाई बढ़ने से ज्यादा वो कम हो जाता है, मतलब वो नीचे आता है, फॉल हो जाता है। मतलब ये कंडीशन को फॉलो नहीं करता। यानी क्या हो जाता है कि प्राइसेस अगर राइज हो गई तो सप्लाई क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है। और प्राइसेस कम हो गई तो सप्लाई राइज होता है। यानी कौन सी रिलेशनशिप? नेगेटिव रिलेशनशिप, डायरेक्ट के अपोजिट हो रहा है। यानी प्राइसेस बढ़ने के साथ कुछ गुड्स का या कुछ सर्विसेज का क्या होता है? सप्लाई बढ़ता नहीं तो वो कम हो जाता है। उसी को बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। यानी ऐसी सिचुएशन, ऐसे गुड्स या ऐसी कुछ सर्विसेज जिसको ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। यानी ये लॉ को, ये लॉ में जो बताया गया है कि हायर द प्राइस द लार्जर द सप्लाई, ये रूल फॉलो ही नहीं करता। प्राइसेस बढ़ गई तो स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई होता है। तो वो कौन से है? वही है हमारे आज के एक्सेप्शंस। तो 5 एक्सेप्शंस आपको दिए हैं, मतलब ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। ऐसी कंडीशन या ऐसे गुड्स जिसमें ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। सप्लाई ऑफ लेबर, मार्केट में जब लेबर वर्क करने जाते हैं तो वो कभी 8 घंटे काम करते हैं, कभी 10 घंटे काम करते हैं, कभी 12 घंटे काम करते हैं, तो उनको वेजेस मिलता है, डेली वेजेस, बराबर है। वो वेजेस के प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो उनके जो वर्किंग आवर है वो रिड्यूस करते जाते हैं, बराबर है। क्या बोला है यहाँ पे कि जैसे जैसे लेबर रेट बढ़ता है, मतलब लेबर के वेजेस, लेबर के प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ते हैं तो लेबर क्या करते हैं? उनको भी एक्सर्शन होता है, ज्यादा काम करके उनको भी रिलैक्स टाइम चाहिए होता है। तो लेबर क्या सोचता है कि ज्यादा पैसे मिल रहे हैं ना तो थोड़ा हम कम काम करेंगे, थोड़ा टाइम वो क्या करते हैं? रेस्ट करने के लिए छुट्टियां ले लेते हैं, हॉलीडे ले लेते हैं। मतलब पहले अगर 8 दिन काम करते हैं तो वो 6 दिन काम करना चालू करते हैं, 4 दिन काम करना चालू करेंगे। ऐसे उनके हावर रेट क्या हो जाते हैं? वहां पे रिड्यूस हो जाते हैं। यानी प्राइसेस तो बढ़ रही है, लेबर के जो रेट्स है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके काम करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस होते जा रही है। यानी लॉ के अगेंस्ट हो रहा है। प्राइसेस बढ़ने के बाद लेबर सप्लाई क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है?
प्राइसेस बढ़ने के बाद लेबर सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कोई लेबर जो है जो एक्सर्शन करते हैं माइंड और बॉडी का, लेबर उसको बोलते हैं जो एक्सर्शन करता है माइंड का और बॉडी का, बराबर वो मेहनत करते हैं। तो उनको जो पैसा मिलता है, अगर मान लो पहले 200 रुपए डेली वेजेस मिल रहे हैं, अगर उसमें इजाफा हो गया 300 400 का, तो उनके जो वर्किंग आवर है, पहले अगर वो 8 घंटे काम करते हैं तो फिर वो 6 घंटे काम करते हैं, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। तो इसीलिए बोला गया है कि सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई है, ध्यान में रखना। लेबर का सप्लाई क्या होता है, प्राइसेस बढ़ने के साथ उनका जो वर्किंग आवर है वो रिड्यूस हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है। दूसरा है एग्रीकल्चर गुड्स। आप लोगों को पता ही है एग्रीकल्चर गुड्स जो होते हैं वो फार्मिंग से प्रोड्यूस किए जाते हैं, फार्मिंग करके क्रॉप पैटर्न्स लिए जाते हैं, तो टोटली डिपेंड होते हैं नेचुरल क्लाइमेट पे, बराबर, नेचुरल कंडीशंस पे। नेचुरल कंडीशंस अगर अपोजिट हो गए, यानी क्या बोलेंगे उसको, अनफेवरेबल हो गए, अगर नेचुरल कंडीशन अगर अनफेवरेबल हो गए किसी भी क्रॉप के लिए, तो प्राइसेस बढ़ने के बावजूद हम उसका सप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा क्रॉप खराब हो गया है। मान लो ज्यादा बारिश आ गई, तो वो ज्यादा बारिश से क्या होगी, हमारी फसलें खराब हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। और सडनली उसी टाइम पे अगर मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई तो भी हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स जो है वो टोटली डिपेंड ऑन नेचुरल कंडीशंस। आपको बताइए, ना ज्यादा बारिश चाहिए ना बहुत कम, ड्राई भी नहीं चाहिए, एकदम ड्राइनेस भी हो गया एनवायरनमेंट तो भी फसलें अच्छी नहीं आएंगी, क्रॉप अच्छा नहीं आएगा। और बहुत ज्यादा बारिश आ गई या कोई कीटकनाशक आ गए और उन्होंने फसल को बर्बाद कर दिया, तो भी हम मार्केट में उस कमोडिटी का सप्लाई ज्यादा नहीं कर पाएंगे। यानी एग्रीकल्चर गुड्स में क्या होता है कि कोई भी गुड्स जो होती है वो नेचुरल कंडीशंस पे डिपेंड होती है, ज्यादा प्रोडक्शन हो भी गया और उसके प्राइसेस फॉल भी हो गए, तो एग्रीकल्चर जो गुड्स होते हैं वो जल्दी खराब होने वाले हैं, तो उनका सप्लाई तो करना ही पड़ता है। यानी इसके प्राइसेस से उसका मैटर नहीं आता। एग्रीकल्चर गुड्स टोटली डिपेंड ऑन प्रोडक्शन, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है। अगर वो स्टोरेबल है तो ही स्टोर होगा, अदरवाइज उसका सप्लाई तो करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम एग्रीकल्चर गुड्स जो होते हैं पेरिशेबल होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं या उनको स्टोर करके रखना बहुत मुश्किल जाता है, तो ऐसे टाइम पे उसका सप्लाई क्या करना होता है, करना ही पड़ता है। तो प्राइसेस चाहे कितने भी बढ़ जाए, अगर एग्रीकल्चर गुड्स हमारे पास कम है तो हम उसको चाह कर भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स को प्रोड्यूस होने में 3 से 4 महीने, कभी 6 महीने, कभी 8 महीने का ड्यूरेशन लगता है। आज ही क्रॉप डाला, आज ही सीड डाले और कल ही प्रोडक्शन निकला, ऐसा नहीं होता है। तो एग्रीकल्चर गुड्स के लिए भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। प्राइसेस बढ़ने के बावजूद हम एग्रीकल्चर गुड्स का सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। सो इट इज आल्सो एक्सेप्शंस टू द लॉ सप्लाई, यानी एग्रीकल्चर गुड्स के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, ध्यान रखना। अर्जेंट नीड फॉर कैश। अब जो प्रोड्यूसर है या सेलर है उसे कैश की जरूरत है, पैसों की बहुत जरूरत है। हो सकता है उसे सप्लायर को पेमेंट करना हो, वर्कर्स को पेमेंट करना हो, उसका इलेक्ट्रिक बिल बैलेंस हो, उसके लिए पैसे चाहिए, या किसी इमरजेंसी उसके पास आ गई, इमरजेंसी आ गई, उसको मेडिकल हॉस्पिटलिटी की इमरजेंसी आ सकती है, एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। अब इमरजेंसी को अच्छे से समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन जहां पे पैसा ही काम कर सकता है, बाकी कोई दूसरी चीज नहीं। तो अर्जेंट नीड फॉर कैश, अगर मान लो आपको कैश की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपका प्रोडक्शन स्टॉक में है, क्यों, क्योंकि प्राइसेस फॉल हो गई थी, बट उसी टाइम पे अगर आपको अर्जेंट नीड ऑफ कैश, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत आ रही है, तो आप क्या करेंगे, स्टॉक को सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और उसको बेचना चालू कर देंगे। यानी प्राइस फॉल होने के बावजूद आप ज्यादा क्वांटिटी का सप्लाई करते हैं, यानी लॉ को क्या कर रहे हैं आप, ब्रेक कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, जब आपको ज्यादा पैसों की जरूरत होती है तो आप कम प्राइस में भी क्वांटिटी क्या करते हैं, ज्यादा सेल करते हैं, एक्सेस क्वांटिटी सेल करते हैं, जो कि ये रूल ब्रेक करता है। यानी प्राइसेस फॉल होने के बाद सप्लाई क्या करना चाहिए था, फॉल, बट आप क्या करते हैं, प्राइसेस फॉल होने के बावजूद सप्लाई बढ़ाते हैं बिकॉज़ ऑफ अर्जेंट नीड फॉर कैश। आपको पैसे की जरूरत है तो आप अपना माल कम प्राइस में भी बेच देते हैं, कम दाम में भी बेच देते हैं, तो इससे आपको हालांकि थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी सप्लायर बेच सकता है, बट उसे कैश की जरूरत है, अर्जेंट है वो, तो दैट टाइम ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी प्रोड्यूसर को या सप्लायर को, तो वो कम प्राइस पे भी ज्यादा क्वांटिटी सेल करेगा। सो दिस इज आल्सो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। उसके बाद है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स जल्दी खराब होने वाले गुड्स, जैसे मिल्क हो गया,
उसके बाद मीट्स हो गए, कोई भी फिश हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जिसको बहुत ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। कुछ जो है वो तो घंटे भर 2-4 घंटे के बाद ही खराब हो जाते हैं, कुछ जो है वो 2-3 दिन के बाद खराब हो जाते हैं। तो ऐसे को हम ज्यादा लॉन्ग टाइम तक स्टॉक करके नहीं रख सकते। पेरिशेबल गुड्स का मतलब होता है जो जल्दी खराब होने वाले गुड्स है वो, उसके लिए भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अगर जल्दी खराब होने वाले गुड्स है जैसे मिल्क हो गया, फिश हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इसके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। उसके प्राइसेस कम होने के बावजूद भी, मान लो मार्केट में उसके प्राइसेस कम भी हो गए तो भी हमें सप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो खराब हो जाएगा, वैसे ही नुकसान होने वाला है। सो यहाँ पे नुकसान रिस्क बहुत ज्यादा होती है पेरिशेबल गुड्स में। तो ऐसा माना जाता है कि जितना स्टॉक है, स्टॉक इज इक्वल टू सप्लाई। हमने स्टॉक की कांसेप्ट में भी पढ़ा था कि पेरिशेबल गुड्स के लिए क्या बोला जाता है, पेरिशेबल गुड का स्टॉक इज इक्वल टू सप्लाई। मतलब जितना स्टॉक है वो सारा बेचा जाता है, डजंट मैटर व्हाट इज द प्राइस इन मार्केट। प्राइस बढ़ रही है या प्राइस कम हो रही है, यानी ये रिलेशनशिप पेरिशेबल गुड्स के लिए अप्लाई नहीं होती कि प्राइसेस बढ़ी तो ज्यादा करना है, प्राइस कम हो गई तो कम करना है, ऐसा नहीं होता पेरिशेबल गुड्स के लिए। सो ये लॉ पेरिशेबल गुड्स में भी एप्लीकेबल नहीं होता। रेयर गुड्स, रेयर गुड्स का मतलब होता है एंटीक गुड्स, ऐसे गुड्स जो मार्केट में रेयरली मिलते हैं या फिर जो हिस्ट्री में बताए गए, जैसे गांधी जी का एनम चश्मा, बराबर है। अब गांधी जी के चश्मे के लिए एक ही है, एक ही पीस है, अगर उसको ऑप्शन में रखा भी जाता है और उसके प्राइसेस कितने भी बढ़ जाए तो भी हम उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते। एलिजाबेथ के कुछ प्रोडक्ट गुड्स है, कुछ जो भी पुराने एंटीक पीस है, जैसे कुछ मंदिरों में रखे गए कुछ मूर्तियां हो गई, डायमंड्स हो गए, या कोई कॉइन्स हो गए, पुराने आर्टिकल्स हो गए, पेंटिंग्स हो गई, जो बहुत रेयर पेंटिंग्स है, जो दोबारा नहीं बनी या नहीं बनाई जा सकती, रेयर है, जो मतलब एक या दो ही पीस क्वांटिटी में अवेलेबल है, उसकी कितनी भी प्राइसेस बढ़ा दो तो भी आप उसके जैसे सिमिलर क्वांटिटी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो पुराने जमाने की जो भी वस्तुएं है, एंटीक पीसेस, उसका सप्लाई हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आज उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ऐसे में रेयर गुड्स यानी एंटीक गुड्स के लिए भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। एक्सेप्शंस का मतलब क्या, ऐसे ये सिचुएशंस या ऐसे गुड्स जिसके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, ये रूल्स फॉलो नहीं करता जो प्रोड्यूसर बिहेवियर में बताया है। तो यहाँ पे प्राइस कितनी भी बढ़ा दो आप, लेकिन रेयर गुड्स की क्वांटिटी आप नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है बढ़ाना, बराबर है। तो पुराने जो भी कॉइन्स है या पुराने जो भी पेंटिंग्स है या पुराने जैसे मान लो आगरा का ताजमहल ही एक ही पीस है, आगरा का ताजमहल वंडर ऑफ 7 वंडर्स में आता है। तो आगरे के ताजमहल की प्राइस कितनी भी बढ़ा दो, कितनी भी कर दो, उसके जैसे सिमिलर दो चार प्रोडक्ट हम दो चार ताजमहल बना के बेच नहीं सकते। दुनिया की कितनी भी दौलत आपको दी जाए तो भी आप इतने नहीं बना सकते, प्राइस कितनी भी बढ़ जाए उसका सप्लाई नहीं बढ़ेगा। तो these all are the, देखो समझ में आ ही गए होंगे कि एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, वो ये लॉ को क्यों एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि वो ये सिंपल रूल क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। कौन सा रूल ब्रेक करते हैं, प्राइस राइज होने के बावजूद उसका सप्लाई राइज नहीं होता तो कम हो जाता है। कुछ गुड्स में क्या होता है, प्राइसेस फॉल होने के बावजूद उसका सप्लाई कम नहीं होता है, ज्यादा हो जाता है, अपोजिट हो रहा है। अगर अपोजिट होता है तो उसे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई बोला जाता है। क्या क्या है, सप्लाई ऑफ लेबर, इसमें भी प्राइस जैसे बढ़ती है उसका सप्लाई कम हो जाता है। एग्रीकल्चर गुड्स टोटली डिपेंड ऑन नेचुरल कंडीशंस, अगर वो फेवरेबल है तो सप्लाई बढ़ाया जाएगा, अगर वो अनफेवरेबल है तो प्राइसेस कितनी भी बढ़ जाए तो भी हम उसका सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। अर्जेंट नीड फॉर कैश, किसी प्रोड्यूसर को अगर बहुत अर्जेंट कैश की जरूरत है तो वो कम प्राइस में भी ज्यादा क्वांटिटी सेल करेगा। पेरिशेबल गुड्स, जल्दी खराब होने वाले गुड्स, इसके लिए भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि स्टॉक नहीं किया जा सकता, ज्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता, खराबी होने वाले, नुकसान होने से अच्छा वो कम प्राइसेस कम होने के बावजूद पूरी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं। रेयर गुड्स, इसके में तो एंटीक गुड्स आते हैं जिसकी प्राइसेस कितनी भी बढ़ा दो या प्राइस कम कर दो तो भी उसका सप्लाई कांस्टेंट रहेगा, नहीं बढ़ेगा। सो इनइलास्टिक रहता है रेयर गुड्स का सप्लाई। तो दीस ऑल आर द लॉ ऑफ सप्लाई और उसके एक्सेप्शंस। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वाचिंग।